अच्छा अब देखो टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म इज अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, इनफैक्ट उसमें भी और फर्दर बोले तो फंक्शनल आइसोमर्स है। टॉटोमर्स का मतलब ये होता है फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। इसका मीनिंग ही ये है कॉन्स्टिट्यूशनल isomers that undergo such rapid interconversion that they can't be independently isolated। बहुत कुछ वैसा ही हो गया कन्फॉर्मर की तरह। वो अलग बात है, कन्फॉर्मर वर्क स्टीरियो आइसोमर्स, दीज आर स्ट्रक्चर आइसोमर्स। लेकिन यहाँ पे भी क्या होगा, दो फॉर्म के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप होगा। Although under certain condition one form will be in excess compared to the other, हाँ लेकिन आप कंप्लीटली एक फॉर्म को सेपरेट नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा तो दूसरा रहेगा ही। हाँ लेकिन ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, ना कि स्टीरियो। अब ये होता कैसे, इसमें मतलब इसमें मेन चीज ये अराइज कैसे होता है। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल और बोले तो फंक्शनल, in which alpha hydrogen atom usually, और भी कोई एटम का मूवमेंट हो सकता है, पर हम जो टॉटोमेरिज्म पढ़ते हैं दैट टॉटोमेरिज्म इन्वॉल्व्स कि जो एटम एक एटम से मॉलिक्यूल के एक एटम से दूसरे एटम पे शिफ्ट होता है तो दैट इज टॉटोमेरिज्म। और जब वो एटम हाइड्रोजन एटम होता है तो दैट टॉटोमेरिज्म इज कॉल्ड प्रोटोट्रॉपी। तो हम टॉटोमेरिज्म एक्चुअली प्रोटोट्रॉपी वाला ही पढ़ते हैं, बाकी एटम्स का नहीं पढ़ते हैं अपने लेवल पे, मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो ये होता क्या है कि एक हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल में एक एटम से ट्रांसफर होके दूसरे एटम पे शिफ्ट हो रहा है, फ्रॉम वन पोजीशन एटम 1 टू अनदर पोजीशन, दैट पोजीशन कैन बी एडजेसेंट तो एटम 2, कैन बी 1 से लेके 3 कि 1 2 3 थर्ड एटम तो 3 4। तो ये शिफ्ट को हम कहते हैं 1 2 1 3 1 4 शिफ्ट या माइग्रेशन। अभी एग्जांपल देखें समझ में आएगा। सच शिफ्ट्स आर very common between carbonyl compounds like ketone aldehydes containing an alpha hydrogen। कीटोन एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन वो होता है जो कार्बोनाइल ग्रुप के पास में कार्बन जो होता है दैट इज अल्फा कार्बन, और उस पे जो एच जुड़ा होता है वो अल्फा हाइड्रोजन। एंड इट्स इनॉल फॉर्म, कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म। एक्चुअली टॉटोमेरिज्म जिसको हम पढ़ रहे हैं प्रोटोट्रॉपी वाला, उस प्रोटोट्रॉपी में भी काफी और भी तरीके के टॉटोमेरिज्म होते हैं इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन, लेकिन उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। पहले हम ये पढ़ेंगे, लास्ट में हम कुछ और केसेस भी देखेंगे। तो यहाँ पे पहले कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, तो ये बात समझो।
इस चीज को देखो, ये आपके पास एक कीटोन है, कार्बोनाइल ग्रुप, ये कोई अल्काइल ग्रुप है, R डबल डैश, ये R डैश, ये R, और ये अल्फा कार्बन है आपका, ये वाला। तो इस पे जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये इसका कीटो फॉर्म है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है। अब ये वाला हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकले, ये कार्बोनाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन पेयर O की तरफ मूव करे, O- बने, और ये H+ मूव करके O पे आ जाए, ये H+ इधर आ जाए, तो ये OH हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका C+ बना और ये C- बना, H+ निकलने के कारण इनमें आपस में एक बॉन्ड बन गया। तो ये फॉर्म आपका था कीटो, ये फॉर्म है इनॉल। इनॉल का मतलब क्या हुआ? इनॉल इज इन प्लस ऑल। इनॉल, और इसमें डबली बॉन्डेड कार्बन पे ही OH ग्रुप है, तो इसको इनॉल फॉर्म बोलते हैं, इन प्लस ऑल। अच्छा, ये शिफ्ट कैसा हुआ? अगर मैं इस कार्बन को जिससे ये मूव किया 1 बोलूं, अल्फा कार्बन को, तो पास में ये 2 कार्बन है और ये एटम 3 एटम है, तो इसको बोलेंगे 1-3 शिफ्ट, और इस सिस्टम को बोलते हैं ट्रायड, क्योंकि 1-3 शिफ्ट हुई। अच्छा, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, पर नॉर्मली यूजुअली क्या होता है इन जनरल, जैसे अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर इस रिएक्शन का बॉन्ड, इस रिएक्शन की एंथैल्पी देखें, एंथैल्पी चेंज, तो हम केवल उस बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में देख रहे हैं कि टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ द, हमने थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा है कि डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे ओनली उन्हीं बॉन्ड को कंसीडर कर रहे हैं कि जो बॉन्ड यहाँ भी रहे और यहाँ भी रहे, उनकी बॉन्ड एनर्जी तो कैंसिल हो जाएगी डिफरेंस में, केवल जो बदल रहा है। तो यहाँ पे जैसे ये CH बॉन्ड था जो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे CC बॉन्ड जो था बाद में वो C डबल बॉन्ड C बन गया, यहाँ CO बॉन्ड था जो बाद में आपका CO बॉन्ड और OH बॉन्ड बन गया। तो हम केवल वही बॉन्ड्स ले रहे हैं जो कि चेंज हो रहे हैं। तो जब इनकी वैल्यूज लेते हैं डेल्टा H निकालने के लिए कि बॉन्ड एनर्जी CH, बॉन्ड एनर्जी CC, बॉन्ड एनर्जी CO, यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी C डबल बॉन्ड C, बॉन्ड एनर्जी CO, बॉन्ड एनर्जी OH, तो इनका जब डिफरेंस करते हैं इनकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज और को लेके, तो ये एनर्जी आती है 12 किलो कैलोरी पर मोल, यानी डेल्टा H पॉजिटिव आ रहा है। तो डेल्टा H पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये जो वैल्यू है इनॉल जो है वो इन जनरल कीटो फॉर्म से पर मोल 12 किलो कैलोरी ज्यादा एनर्जी रखता है, तो ये लेस स्टेबल होता है। जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, क्योंकि इनॉल लेस स्टेबल है, ज्यादा एनर्जी है, तो कीटो फॉर्म मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म बाय 12 किलो कैलोरी। सो इन मोस्ट केसेस द इक्विलिब्रियम विल लाई टुवर्ड्स द लेफ्ट, यानी टुवर्ड्स द कीटो फॉर्म। ये देखो, ये चीज अगर हम कुछ एग्जांपल्स कोट करें इस चीज के, जैसे आपके पास एक एग्जांपल है CH3 CHO इस केस में इसका अगर ये H इधर जाएगा तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड, इस पे OH, ये H, ये इनॉल फॉर्म हो गया,
ये कीटो फॉर्म है, इसका जो के इक्विलिब्रियम है, इसकी वैल्यू है 5.9 इंटू 10⁻⁷, जो इस बात का सजेस्टिव है कि मेनली रिएक्शन इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड एक्सटेंट इज वेरी वेरी लेस। फिर जैसे ये है सेकेंड एग्जांपल, इसमें ये एच इधर मूव किया। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म जो होता है वो ट्रायड सिस्टम था, 1-3 शिफ्ट, मतलब ये 1-3 अपने पास वाला गया, अभी और आगे समझाऊंगा, चीजें कुछ और भी आएंगी। तो ये एच इधर चला गया, तो ये इनॉल फॉर्म बन गया। इसका के इक्विलिब्रियम है 4.2 इंटू 10⁻⁷। सिमिलरली अगर आपके पास ये हो, एस्टर हो, एस्टर में भी देखा जाए तो कीटो ग्रुप है, कीटो नहीं मतलब सीओ कार्बोनाइल ग्रुप है, तो इसमें भी टॉटोमेरिज्म होता है, पर इसमें एक्सटेंट इनॉल का और कम हो जाता है। रीजन बता दूं क्यों। ये आपका अगर इधर हो गया ऐसा, तो इसमें इनॉल इसका ये आगे, इसका के इक्विलिब्रियम 10⁻⁻20। भाई कहीं ना कहीं क्या है कि जब H प्लस का जो मूवमेंट है वो इसके जैसा एसिडिक कैरेक्टर पे भी बेस्ड है, कि CH2- बनेगा तो कार्बोनाइल उसको स्टेबलाइज करता है इंटरमीडिएट में, पर कार्बो अगर ये वाला ग्रुप होगा तो क्या होगा, इसमें कार्बोनाइल केवल CH2- को स्टेबलाइज नहीं करेगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन है, ये इधर आएगा तो ये वाला भी, तो इस ये वाला जो H है वो उतना एसिडिक नहीं है जितना H कीटोन और एल्डिहाइड की है, क्योंकि जब यहाँ माइनस बनेगा तो ये कार्बोनाइल पे वो के -M पे ये इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कार्बेनियन की, जो C- बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे पास में ऑक्सीजन है तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ये लेगा तो कार्बेनियन बनने के बाद जो लोन पेयर इसको जाना चाहिए वो तो जाएगा, पर चांसेस ये भी है कि यहाँ से ऑक्सीजन का लोन पेयर चला जाए, तो क्रॉस कॉन्जुगेशन तो उतना स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा जितना एल्डिहाइड कीटोन्स में मिलता था। तो ये कम एसिडिक है, विच इज रिफ्लेक्टेड इन कि ये इसका इनोलाइजेशन और कम हो गया जो बाकी सब थे उससे भी। अच्छा, अब टॉटोमेरिज्म जो है ये या तो बेस कैटेलाइज होता है, टॉटोमेरिज्म अभी हम बात कर रहे हैं कीटो इनॉल, अगर ये बेस कैटेलाइज्ड है तो जो OH- हमने लिया है बेस कैटेलाइज्ड, OH- है, संग में वाटर है, एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड आयन है, तो ये पहला स्टेप स्लो स्टेप होगा, पर इसमें जो OH- होगा वो इस अल्फा हाइड्रोजन को निकालेगा एसिडिक H को, तो ये बनाएगा RCH, ये कीटो फॉर्म है, कीटो टोटोमर, तो OH- जब ये निकालेगा इसे H प्लस को, तो यहाँ RCH+ निकल गया, ये इधर आ गया, तो ये हो जाएगा CO- R
दिस इज एक्चुअली, अगर H होता तो इनॉल होता, ये प्लस बन गया वाटर, OH माइनस निकाल लिया। अगर इसमें H होता तो इसको हम इनॉल बोलते हैं, पर इसमें H निकल गया तो ये आयन बन गया, तो इसको बोलते हैं इनोलेट आयन। इनॉल से बन गया इनोलेट, जैसे होता है ना आयन के लिए 8 यूज करते हैं, तो ये इनोलेट हो गया। और इस इनोलेट आयन को, जो एक्वा सॉल्यूशन हमारे पास है वाटर, अब ये यहां से H+ लेगा। जरूरी नहीं है कि जो H यहाँ यूज हुआ है वही H एक्चुअली इस पे है। अगर इसमें ड्यूटीरियम और नहीं है तो पता नहीं चलेगा, पर बाद में ये बातें आएंगी। ये वाटर से लेगा, तो ये वाटर से इधर अपना S दे देगा, तो ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड COH R और प्लस OH माइनस, फिर निकल गया। ये इसका स्लो स्टेप है पहले वाला। ये बेस कैटेलाइज्ड हुआ, ये इनॉल फॉर्म बन गया, इनॉल टॉटोमर। पर एसिड कैटेलाइज्ड कैसा होगा? एसिड कैटेलाइज्ड इंटर कन्वर्जन, मान लें फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं जो लिया था। अब आपके पास H+ है, H+ एंड वाटर। तो अब H+ क्या करेगा, इस O पे जाके जुड़ेगा। एंड देन, क्योंकि जब ये O पे प्लस आ जाएगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, और इसको मतलब इसमें इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ मूव करने की टेंडेंसी और बढ़ जाएगी। अब यानी इसका एसिडिक कैरेक्टर और बढ़ जाएगा। तो अब इवन वाटर जो है दैट में एक्ट एज अ बेस, क्योंकि इसने इसके एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा दिया। तो नाउ वाटर विल टेक अप दिस H+, here this will be the slow step, RDS लेगा और बन जाएगा R, ये इधर गया, वाटर ने H+ लिया तो ये माइनस, ये प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस H3O+। दिस इज एसिड कैटेलाइज्ड इंटरकन्वर्जन, कीटो इनॉल। अच्छा, तो ये आपके हुए। अब इसमें पहले कुछ पॉइंट्स, तो ये आपका हो गया कन्वर्जन कैसे हो रहा है। अभी इसके बारे में कुछ बातें और भी देखेंगे। ये देख लिया कि इन जनरल कीटो फॉर्म जो होता है, सबसे पहले हमने ये बात की कि जो टॉटोमेरिज्म है, टॉटोमेरिज्म इज अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। इनफैक्ट इट्स अ काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमर, जिसमें एक एटम एक साइड से मूव करके दूसरे साइड पे जाता है। उस पे मूव करने के लिए हमें उसे कैटेलाइज करना पड़ सकता है एसिड बेस एसिड और बेस से। जब वो मूव करने वाला एटम, वॉन्डर करने वाला एटम हाइड्रोजन होता है तो इसको बोलते हैं प्रोटोट्रॉपी। देन टॉटोमेरिज्म इज नोन एज प्रोटोट्रॉपी। और उसके बाद अगर वो कौन से एटम से कौन से पे मूव कर रहा है, एडजेसेंट पे तो 1 2, एडजेसेंट से और पास वाले पे तो 1 3, तो शिफ्ट इसके हिसाब से माइग्रेशन। एंड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ प्रोटोट्रॉपी। एग्जांपल तो हमने देखा उसमें यूजुअली कीटो फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द बॉन्ड एनर्जीज, हमने देखा कि मोर स्टेबल होता है देन इनॉल फॉर्म इन जनरल, एक्सेप्शंस वी विल सी। एंड आपका ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखो, बेस कैटेलाइज और एसिड कैटेलाइज इंटरकन्वर्जन हो सकता है। अब जैसे ये कुछ बातें पहले, the term tautomerism is used for isomers that are fairly readily interconvertible and that differ from each other only in electron distribution, position of mobile, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं भेजूंगा। मोबाइल ऑब्लिक वॉन्डरिंग एटम जो मूव कर रहा है एक से दूसरे पे,
हमारे लिए वॉन्डरिंग एटम हाइड्रोजन एटम है. The mobile atom is generally hydrogen and the phenomenon is then called prototropy. These are functional isomers, but they are, कभी का क्वेश्चन पूछ लेते ऑब्जेक्ट में, क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है? No, they are functional isomers which are in equilibrium with each other. By taking proper conditions and compound, equilibrium can be shifted in one direction. जो कि यूजुअली हमने देखा कि नॉर्मल सिनेरियो में it is in ketoenol, it is shifted towards keto. अब एक condition needs to be satisfied for ketoenol tautomerism. The alpha hydrogen mobile hydrogen atom should not be attached to unsaturated carbon in keto form. क्या कहने का मतलब? पहले इस बात को जरा समझते हैं कि जो मूव करने वाला एटम है जैसे ये CO ग्रुप है, ये H है, तो ये अल्फा कार्बन जरूर है, लेकिन ये वाला H वॉन्डरिंग एटम नहीं होगा. ये इनोलाइज होने वाला एटम नहीं होगा. हाँ, अब यहां पे अगर CS3 है तो बात सही है, ये जा सकता है, लेकिन ये नहीं जाएगा. और कहीं पे वाला एक मॉलिक्यूल ऐसा है HCO H. अब कोई पूछे ये कीटो फॉर्म है, क्या इसमें इनोलाइजेशन होगा? यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, इस साइड तो, इस साइड है लेकिन वो अनसैचुरेटेड कार्बन पे, तो ये इनोलाइजेशन, लेकिन ये वॉन्डर नहीं करेगा, मूव नहीं करता है, ये ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि ये यहाँ का बन जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड दो कॉन्टिन्यूस हो जाएंगे, तो वो दैट विल बी हाईली अनस्टेबल, काफी इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो जाएगा. तो इसमें वो वॉन्डर करके, क्योंकि एक तो बन भी इनोल रहा है, जो वैसे ही कम बनता है, तो इतनी दिक्कत से तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा. तो यहाँ पे इनोलाइजेशन नहीं होगा. एक तो ये बात हो गई, ये वाला H इनोलाइज नहीं होगा. फिर सेकंड बात है, मतलब ये हम इस वाले चीजों की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं. अल्फा हाइड्रोजन एटम should not be attached on bridgehead carbon. C double bond C at bridgehead is unstable in rings of less than 8 carbon. जैसे अब ये देखो, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन, यहाँ हमने ये बात पढ़ी है कि ब्रिज हेड कार्बन पे डबली बॉन्डेड कार्बन sp2 कार्बन नहीं बनता है. इस एग्जांपल को देखें. हाँ, लेकिन अगर रिंग की साइज 8 कार्बन या उससे बड़ी हो जाए, तो हमने देखा था कि जैसे जैसे रिंग की साइज बड़ी होती है, रिंग स्ट्रेन से रिलीफ मिल जाता है, तो ब्रिज हेड वाला भी प्लेनर अचीव कर सकता है. लेकिन 6, 5, 7 तक अगर कार्बन की रिंग है, सबसे बड़ी वाली रिंग भी, तो ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड या C+ नहीं बनता है. जैसे अब यहां देखो, कोई पूछे कि ये कीटो फॉर्म है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आती है चीज. ये कीटो फॉर्म है, क्या इसमें इनोलाइजेशन होगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ तो हमारे पास हाइड्रोजन ही नहीं है इस अल्फा कार्बन पे तो, और ये वाले कार्बन पे अल्फा पे हाइड्रोजन है. लेकिन अगर ये मूव किया, एक बार सोचते हैं, देखते हैं, तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो डबल बॉन्ड एट
ब्रिज हेड, और रिंग भी 1 2 3 4 5 6 ही कार्बन है, तो अनस्टेबल। इट विल बी अ वायलेशन ऑफ कौन सा रूल था ये? बेट्स रूल, हमने पढ़ा था, वायलेशन है उसका अगर ऐसा हो गया तो ये चीज नहीं होगी, तो ये वाला भी इनोलाइज नहीं होगा। तो एक तो आपके पास ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। जैसे अब ये क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन देखते हैं। टॉटोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, ये आपका इनॉल फॉर्म है, डबल सी डबल बॉन्ड सी उस पे OH, तो इसका कीटो कैसे बनेगा? तो इसके कीटो के लिए, इनॉल से कीटो के लिए क्या सोचेंगे कि ये ऐसा आ जाए O-, ये इधर चला जाए और H+ इस पे मूव कर जाए, यानी CH2 CH, जब ये प्लस होगा ये माइनस होगा तो ये CHO हो जाएगा। तो इट कैन शो टॉटोमेरिज्म, ये शो कर सकता है। ये बताओ, विल इट शो टॉटोमेरिज्म? क्या ये शो करेगा? बताओ। तो यहाँ पे H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, क्या ये H इनोलाइज होगा? विल दिस H इनोलाइज? ये डबली बॉन्डेड कार्बन पे H है, तो दीज H आर नॉट इनोलाइजेबल। तो इसमें कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म नहीं बनेगा। इसके अंदर यहां पे देखो, ये H है, ये H है, और ये H तो दो, इट इज फ्लैंक्ड बाय 2 CO ग्रुप, तो ये काफी एसिडिक हो जाएगा। तो एक्चुअली ये पहले यहाँ ये H इधर मूव करेगा तो ये OH हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये CO, और फिर उसके बाद पहले तो ये हो जाएगा और उसके बाद और आगे जाके ये वाला H भी इधर आ जाएगा। एंड ये अभी हम पढ़ेंगे आगे, ये दिस इज अ रेयर सिनेरियो जहां पे इनॉल फॉर्म विल exceed the keto form in a great extent. The reason will be this was non-aromatic. अभी हम देखेंगे वो केसेस जिसमें कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म एक्सीड कर जाता है या इनॉल का कंटेंट काफी हाई हो जाता है। तो ये देखो, ये नॉन एरोमेटिक है बट दिस विल बिकम एरोमेटिक। तो ये वो केस हो गया जहां पे इसका इनोलाइजेशन विल बी ग्रेटली फेवर्ड। फिर इस केस में ये तो जाएगा नहीं, ये तो इनोलाइज होगा नहीं, यही हो सकता है। तो ये आपका इनोलाइजेशन हो गया, और इससे कुछ होगा कि ये वाला देखो यहाँ पे ये हुआ। अब एक बात देखो,
हमारे पास ये चीज है। अभी तक जो पास वाला एच जा रहा था, इसको मैं फिर अलग पेज पे ऐसा दिखाता हूं। सपोज मेरे पास ये चीज हो गई, अभी मेरे पास ये है ना, ये एच नहीं जा सकता है, बात सही है, ये एच भी नहीं है, लेकिन इसको देखो, यहां जो एच है, अगर मैं ऐसे सोचूं कि ये इधर जाए, ये इधर जाए, और ये H प्लस इधर जाए, निकले, तो क्या होगा, यहाँ माइनस बना, यहाँ C प्लस बना, यहाँ माइनस, यहाँ C प्लस, और ये O माइनस। तो ये H, या यहाँ से कोई बेस इसको निकाल देगा और फिर वाटर में यहाँ पे इनोलेट पे आ जाएगा, वाटर से H। पर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये OH ऐसा हो जाए, और ये तो OH था ही। तो अल्टीमेटली, और ये एरोमेटिक है, अल्टीमेटली ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला जो कंपाउंड आपको दिया है, इट विल चेंज टू दिस। और ये शिफ्ट कैसी कहलाएगी? अगर इस शिफ्ट को मैं काउंट करता हूं तो 1 2 3 4 5, ये 1-5 माइग्रेशन कहलाएगी। वन फाइव शिफ्ट, डबल सिंगल उस पे एच, ये ऑल्दो अल्फा एच नहीं है, लेकिन ये वाला भी मूव कर सकता है, क्योंकि जब बेस आके इस H प्लस को निकालेगा और यहाँ C माइनस बनेगा, तो दैट विल बी क्वाइट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो ये भी एसिडिक एच का काम है। फिर ये मूव किया, ये मूव किया, और यहाँ पे एच आ गया, और यहाँ एरोमेटिसिटी आ रही है, तो ये तो फेवर भी करेगा, यहाँ पे कीटो से अल्टीमेटली इनोलाइजेशन ही हो जाएगा। जैसे तो ये वाले में भी, तो यहाँ पे तो आंसर ये होगा कि एग्जिबिटेड किस किस में होगा, आंसर वुड बी ए सी एंड डी। और हमने देखा कि सी और डी में तो कीटोल फॉर्म एक्सीड कर जाएगा, देन इट्स कीटो फॉर्म। इस वाले केस में आप कह सकते हैं कि कीटो फॉर्म स्टिल विल बी हाई अमाउंट में, लेकिन और यहाँ होगा ही नहीं। अच्छा, अब जैसे एक चीज देखो, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल इनॉल टॉटोमर। अच्छा, कभी कभार जरूरी नहीं कि, जैसे इसमें क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि आप इसका इनॉल टॉटोमर इसके कीटो से स्टेबल है, पर पॉसिबली जो मोस्ट स्टेबल, जितने का सपोज एक ज्यादा पॉसिबिलिटी है इनॉल टॉटोमर होने की एक कंपाउंड के कीटो फॉर्म की, तो उनमें पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबल इनॉल टॉटोमर कौन सा है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग।
तो देखो इसके सॉल्यूशन में यहाँ तो कोई और इनोलाइज होने वाले एच की कोई चॉइस ही नहीं है, यही जाएगा। तो ये तो इस वाले में भी यहां से जाए या यहां से जाए, एक ही बात है। तो कोई चॉइस आपके पास नहीं है, OH यही जाएगा। इसमें आपके पास दो चॉइस है, यहाँ आपके पास दो चॉइस है। तो मैं दोनों चॉइस बना देता हूं पहले एक बार। एक को मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट करता हूं। तो ग्रीन वाले से गया अगर, तो बनेगा CH डबल बॉन्ड COH CH3। और अगर रेड वाला गया, ये वाला, तो बनेगा CH2 COH डबल बॉन्ड CH2। मुझे बताओ इसमें दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? सर पहले वाला ज्यादा स्टेबल इनोल कौन सा है? मान लो मैं इसको A बोल दूं, इसको B बोल दूं, ज्यादा स्टेबल कौन सा है? Which one is more stable? ए वाला होगा। कौन सा? पहला वाला सर। पहला वाला। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन लोन पेयर, रेजोनेंस में है सर। डबल, सिंगल, फिर इसका बेंजीन का। तो ये पूरा का पूरा चीज कॉन्जुगेशन में है। जबकि यहाँ पे इधर दो सिंगल बॉन्ड हो गए, तो ये कम कॉन्जुगेटेड है, दिस वन। तो ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। ये मुझे बताओ, यहां से जाए एक ही बात है, यहां से जाए एक ही बात है, और एक चॉइस है ये वाली। तो कौन सा जाएगा? मतलब यहाँ दो चॉइसेज है, A बोल दो और ये B बोल दो, क्योंकि ये तो आपका सेम ही हो गया, B और B तो सेम ही हो गया। कौन सा चॉइस बेहतर होगा? अगर हम पहले B के हिसाब से सोचें, तो CH3CH डबल बॉन्ड COH CH2 CO और ये CH2 CH3। और अगर हम A के हिसाब से सोचें, तो CH3CH2 COH डबल बॉन्ड CH CO CH2 CH3। ए वाला होगा सर। ए वाला क्यों? ऑक्सीजन डबल, सिंगल, डबल, एक तो ये कॉन्जुगेशन बेटर, लोन पेयर सिंगल, C डबल, सिंगल, फिर डबल बॉन्ड। और मोर ओवर ये जो H है CH2 का, ये ज्यादा एसिडिक है कंपेयर टू दी अदर टू, क्योंकि यहाँ पे दोनों के पास में बगल में CO ग्रुप है। तो दिस इज, और अभी हम पढ़ेंगे वो केसेस जिसमें इनॉल फेवर हो जाता है कंपेयर टू कीटो। दिस इज वन ऑफ दैट काइंड ऑफ केस, क्योंकि इसमें क्या होगा, एक तो ये कॉन्जुगेशन और उसके बाद होने के बाद
ये OH और ये O आपस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, which will further stabilize it. In fact, this is one of those cases where enol exceeds, एक तो वो जब एरोमेटिसिटी अचीव हो जाए इनॉल फॉर्म में, और ये वो केस है ऐसा केस जिसमें इनॉल एक्सीड्स कीटो। अच्छा, ये मुझे बताओ, इसमें दो चॉइसेस भाई, एक तो ये H है और एक यहाँ पे H है, ये इधर भी है। तो अगर इसको मैं A बोल दूं, इस वाले को B बोल दूं, बी वाला तो होगा अगर सर, कौन सा जाएगा? बी वाला। B वाला। A वाला क्यों नहीं होगा? सर उस 3 मेंबर्ड में सर डबल बॉन्ड बन जाएगा सर। वेरी गुड, सही बात है, स्ट्रेन ज्यादा हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ बनाऊंगा तो ये 3 डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, पर 3 मेंबर रिंग में sp2 कार्बन हो जाएगा। सर स्ट्रेन बढ़ 3 जाएगा मेंबर में सर। डबल बॉन्ड नहीं बना, 3 मेंबर में डबल बॉन्ड नहीं बना, पर 3 मेंबर रिंग में कार्बन sp2 हो गया, वो भी अनस्टेबल है। जी सर। एक अंदर डबल बॉन्ड है तो 2 कार्बन sp2 आते हैं, पर यहाँ एक ही हुआ, पर वो भी अनस्टेबल है। पर दूसरा वाला जो है आपका बी वाला, ये जरा बेहतर सिचुएशन है उससे, डबल बॉन्ड OH, ये तो इट विल बी, क्या कर रहा हूं मैं, इट विल बी दिस मोर स्टेबल। बात समझ में आई? तो ये हो गया। अच्छा, अब हम आगे कुछ पॉइंट पढ़े। केसेस वेयर इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल, हम कुछ डिस्कस कर ही रहते हैं, अब एक बार इसे मतलब पूरा एक पॉइंट की तरह ही पढ़ लेते हैं। नॉर्मली जो कीटो फॉर्म है, इन जनरल बाय नेचर बॉन्ड एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इनॉल फॉर्म से स्टेबल होती है। इनॉल फॉर्म को अगर स्टेबलाइज होना है तो कुछ और एक्स्ट्रा फैक्टर हैज टू कम इनटू पिक्चर, तब इनॉल फॉर्म का अमाउंट बढ़ सकता है या फिर वो एक्सीड कर सकती है कीटो फॉर्म को। few of those cases are cases where enol form is more stable. Molecules in which the enolic double bond is in conjugation with another double bond. For example, in molecules like acetoacetic ester, the enol form is stabilized by internal hydrogen bonding, which is unavailable to the keto form. जैसे CH3CO एसिटोएसिटिक एस्टर ये होता है, दिस इज द इथाइल ग्रुप है वो, दिस इज इथाइल ग्रुप। तो इसमें ये वाला H, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका जब बनेगा, तो CH3, ये CO, ये वाला CH2 गया तो यहाँ डबल बॉन्ड बना, CH डबल बॉन्ड COT और OH इस पे आ गया, तो जो चीज ऐसी बन जाएगी। इसमें H ये वाला यूज हुआ और इस वाले O पे आया, तो इससे क्या होगा कि जो OH बनेगा या CO होगा, जब जैसा, तो ये मतलब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल दूर होते हैं, रिंग मतलब फोल्ड होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इधर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, और मोर ओवर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, ये तो ये कॉन्जुगेशन भी है, प्लस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये इनॉल फॉर्म को काफी बढ़ा देगा। इसमें इनॉल का परसेंटेज काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से
मतलब इसमें इनॉल आपका करीबन परसेंटेज ऑफ इनॉल सॉल्वेंट और पे भी इफेक्ट पड़ता है, वो भी आगे देखेंगे हम। पर अगर वो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर है तो अराउंड 46.4% इनॉल फॉर्म बन जाता है, क्वाइट हाई एक्सटेंट। फिर अगला है molecules that contain 2 or 3 bulky aryl groups. 2 or 3 bulky aryl groups in the keto form at the alpha carbon. For example, in 2,2-dimethyl ethanol. जैसे पहले इसको देखो, कीटो फॉर्म को देखो, ये CO ग्रुप है, पर पास में जो ये अल्फा कार्बन है इस पे 2 एराइल ग्रुप है, और एराइल ग्रुप भी इस तरीके का दिया हुआ है, और काफी बल्कि फिनाइल नहीं, काफी बल्कि है। ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जो कि आपको केवल इनके बीच में एंगल 109 डिग्री देता है। तो बल्कि ग्रुप है, 109 डिग्री तो काफी रिपल्सिव होंगे। लेकिन अगर ये वाला H इनोलाइज हो जाए और ऐसा बन जाए तो ये कार्बन बन जाता है क्या, तब आपके पास, अब दिख रहा है? हाँ सर। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि जब ये sp2 हो गया, ये sp2 हो गया, तो अब यहाँ 120 डिग्री मिलेगा, तो बल्कि ग्रुप को ज्यादा एंगल मिल गया तो लेस रिपल्सिव हो जाएंगे। एंड मोर ओवर ऑक्सीजन का लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल फिर एराइल रिंग, तो ये कॉन्जुगेशन भी है। तो in such cases the steric hindrance destabilizes the keto form. In the enol form, 2 aryl groups are about 120 degree apart, but in keto form they must move closer, around 109 degree, 109.5 degree. Such compounds are often called fusion type enols. तो यहाँ पे enols का परसेंटेज बढ़ जाता है इस केस में भी। फिर highly fluorinated enols are also stable than their corresponding keto form, क्योंकि acidic character of the alpha hydrogen also helps in enolization. तो अगर मेरे पास ये है, ये कीटो फॉर्म है, इस पे अल्फा कार्बन पे काफी फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो अगर H+ निकलेगा तो फ्लोरीन की प्रेजेंस उस C- को स्टेबलाइज करेगी, कॉन्जुगेट बेस को, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर H का काफी होगा। तो इस कारण से ये H+ निकल के फिर होगा और ये O पे चला जाएगा। तो ये चीज, फिर ये वाला बात, द इनॉल कंटेंट would be more than the keto form if the former is stabilized by aromaticity. ये बात हम डिस्कस कर ही रहते, जैसे फिनॉल आपके पास ये वाला चीज है, ये कीटो फॉर्म है, लेकिन ये नॉन एरोमेटिक है। यहाँ पे अगर ये H+ मूव करके इस पे आ जाए तो दिस विल बिकम एरोमेटिक, तो इसमें प्रैक्टिकली रिएक्शन आगे ही चला जाएगा। इस रिएक्शन का जो K होता है, इसका K होता है 10^14। अच्छा, इवन अगर ऐसा हो
ये आपका 1,3 शिफ्ट था या माइग्रेशन। यहां पे अगर ये इधर आए, ये इधर आए और ये H+ मूव करे तो ये बन जाएगा, मैं पहले ही बता चुका हूं इसे में से, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे प्लस, ये माइनस, तो फिर बॉन्ड, तो ये हो जाएगा, तो ये भी फिनॉल बन जाएगा। तो इसमें भी इक्विलिब्रियम मेनली इस तरफ ही रहेगा। और ये शिफ्ट कैसा होगा? 1 2 3 4 5, 1 5 शिफ्ट। इसका इस पर्टिकुलर केस का के इक्विलिब्रियम 10 ऑर्डर का होता है, वेरी हाई। फिर कुछ पॉइंट और देखो, द एक्सटेंट ऑफ इनोलाइजेशन is greatly affected by solvent concentration and temperature. The acetoacetic ester has an enol content of, acetoacetic ester ये वाला था जो सबसे पहले देखा था, जिसमें because of internal hydrogen bonding, because of internal hydrogen bonding चीजें स्टेबलाइज हो रही थी। तो ये देखो कि यहाँ पे the extent of enolization is greatly affected by solvent concentration and temperature. Thus acetoacetic ester has an enol content of 0.4% in water, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल है, 19.8% इन टॉलिन, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है। इन दिस केस, अच्छा वाटर क्या कर रहा है फिर, क्यों इनॉल को कम कर रहा है? कि जो कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म के CO से वाटर क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा इंटरमोलिकुलर। तो अगर वो CO का पोलरिटी वाटर ने यूज कर लिया तो जो इनोलाइज होने में जो H+ मूव करता है CO पे, उसकी टेंडेंसी कम हो जाएगी। इन दिस केस वाटर इज इनोल बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द carbonyl group in the keto form, making this group less available for internal hydrogen bonding. As an example of the effect of temperature, the enol content of the pentane 2,4-dione was found to be 95, 68 and 44% at 22, 180 and 275. बाद से टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो स्टेबलाइज कर रही थी इनॉल को, वो टूटती जाएगी। हाई टेम्परेचर इज नॉट गुड फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इनॉल कंटेंट कम होता जाएगा इस केस में। The percentage of enol form increases in the order simple aldehyde and ketones less than beta keto ester. इनका कम होता है देन बीटा कीटो एस्टर। ऐसे ये जो हम ऐसा ग्रुप बना रहे थे, ये बीटा कीटो एस्टर हुए कुछ इस तरीके के। देन बीटा कीटो एस्टर आपका हो गया ये वाला ऐसा, लेस देन बीटा डाइकीटोन, बीटा डाइकीटोन ऐसा हो गया, दोनों तरफ R। लेस देन बीटा डाइकीटोन हैविंग फिनाइल ग्रुप, बीटा डाइकीटोन्स लेकिन यहाँ पे फिनाइल ग्रुप हो, दो हो तो और अच्छा, तो उससे क्या होगा? कॉन्जुगेशन का एक्सटेंट और बढ़ जाएगा इनॉल का। एंड लास्ट में फिनॉल, भाई लास्ट में फिनॉल ही बने, तो फिनॉल तो क्या होता है? वो एरोमेटिकली स्टेबलाइज्ड है, तो दैट इज, उसमें तो मेनली आपका इनॉल ही रहेगा, कीटो फॉर्म प्रैक्टिकली होता ही नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्डर में। ये मतलब पहले एल्डिहाइड कीटोन्स लेस देन दिस, ये इनॉल कंटेंट की बात हो रही है।
एक ये क्वेश्चन करो, among the given pairs, in which pair second compound has less enol content than the first? बताओ। सोचो। अगर दो हर से इनॉल बना के देखो, आपको चाहिए कि जो सेकंड पेयर, जो पेयर इन विच पेयर सेकंड कंपाउंड हैज लेस इनॉल, यानी सेकंड वाले से बनाया इनॉल, पहले से वाले से बनाया, तो जिस केस में पहले वाले का इनॉल दूसरे वाले के इनॉल से स्टेबल ज्यादा होगा तो वो आंसर हो जाएगा। इसका इनॉल क्या बनेगा? ये। और इसका इनॉल क्या बनेगा? ये H निकलेगा, किसका इनॉल ज्यादा स्टेबल है? इन दोनों ज्यादा स्टेबल कौन सा है बताओ? विच वन इज मोर स्टेबल? बताओ बताओ। मान लो इसको मैं फर्स्ट, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट होगा क्या? इसमें देखो सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन ही एरोमेटिक। साइक्लोप्रोपिनाइल है ना, वैसे तो इसमें सभी sp2 है, 3 कार्बन, इन तीनों कह सकते हो तीनों कार्बन ऑफ 3 मेंबर रिंग इज sp2, but still it is more stable than the first one because it is aromatic. Cyclic conjugation, electrons involved too, तो ये मोर स्टेबल। हमें चाहिए फर्स्ट वाले का ज्यादा स्टेबल, तभी तो हमारा आंसर बनेगा कि इन विच पेयर सेकंड कंपाउंड हैज लेस। यहाँ तो सेकंड कंपाउंड का मोर इनॉल कंटेंट होगा, तो इसका मोर होगा, तो ये तो आंसर नहीं है। देन इसको देखो, इससे बनेगा ये तो ऐड जा नहीं सकता अनसैचुरेटेड में, तो ये जाएगा ये और ये प्लस, और इस वाले से बनेगा बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है? बताओ विच वन इज मोर स्टेबल, फर्स्ट वन और सेकंड वन? फर्स्ट वन। फर्स्ट वन बिकॉज नहीं, फर्स्ट वन कैसे? फर्स्ट वन तो एंटी एरोमेटिक है, डबल सिंगल प्लस सिंगल, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, बट इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने? 4, तो ये तो एंटी एरोमेटिक है। जबकि ये वाला क्या है, इसमें तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन है ही नहीं, बस 2 इतना ही कॉन्जुगेशन है, पर जो भी है नॉन एरोमेटिक है,
तो विच विल बी मोर स्टेबल? विच विल बी मोर स्टेबल? सेकेंड वन। तो इसका इनॉल कंटेंट ज्यादा। अब तीसरा देखते हैं, इस वाले से क्या बनेगा? ये माइनस है, यहां ज्यादा स्टेबल कौन सा है? बताओ। विच इज मोर स्टेबल? आना चाहिए, बताओ जरा सा फास्ट बताओ। इसमें ये वाला, क्या इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? क्या इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, कार्बेनियन, सिंगल, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व 6 हैं, 2, 2 और 2। तो ये एरोमेटिक है, जबकि ये नॉन एरोमेटिक है। तो यहां पे ये लेस स्टेबल है, hence आंसर इज सी। ये बताओ, ये वही वाला भी जो इससे पहले ऑर्डर बताया था उस पे बेस्ड है, एक्सपेक्टिंग। बता पाओगे इसमें? बताओ। ये बीटा डाई कीटोन है, जिसमें फिनाइल रिंग्स है। ये भी बीटा डाई कीटोन है, पर यहाँ अल्काइल ग्रुप से। यहाँ तो केवल कीटोन ही है, और यहाँ पे ये आपका कीटोन, ये आपका बीटा कीटो एस्टर है। बीटा कीटो एस्टर का इनॉल कंटेंट बेटर होता है देन कीटोन या एल्डिहाइड से। फिर इस वाले का इससे बेहतर होगा, और फिनाइल रिंग जिसके पास में जुड़े और ये बीटा डाई कीटोन भी हो तो ये सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर इसमें एक तो ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिला, फिर एक आपको कॉन्जुगेशन, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल,
और इवन यहाँ पे ये चीज, तो आपका ये भी एक बहुत एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो गया, और इंट्रामोलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी। तो सबसे अच्छा, अब एक बात है, एविडेंस ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, कि भाई ये तो हमने बोल दिया कि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हो रहा है, इनोलाइजेशन हो रहा है। हमने बोला भी कि इनोलाइज होते समय कि जो अल्फा हाइड्रोजन है वो निकलेगा H+ करके, वो मूव करता है, यानी CH2- कहीं से बन रहा होगा। तो लेकिन अब इसकी एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस कुछ मिलनी तो चाहिए, कि ये तो हमने सोच लिया, पर देयर शुड बी सम एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस जो ये सजेस्ट करे कि जो हम सोच रहे हैं मैकेनिज्म वो सही है। तो अब एक चीज देखो, एक चीज है ड्यूटीरियम इनकॉर्पोरेशन, मतलब कुछ एविडेंसेस इसी के बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ये वो हम पढ़ते पढ़ते हम इन पे कुछ जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी हो रहे हैं। तो सबसे पहला केस देखो ये CH3CO CH3, लेकिन हमने जो बेस लिया और जो सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन लिया उसमें हैवी वाटर लिया, मतलब उसमें जो H है वो ड्यूटीरियम है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमने बेस कैटेलाइज में बताया था कि सबसे पहले ये OD- जाके इसको रिएक्ट करेगा, तो HOD बना और यहां बन गया CH3CO CH2-। CH3CO CH2- जब बनेगा, अब इसके बाद क्या होगा, जो हैवी वाटर आपके पास है वो इस माइनस को अटैक करेगा, CD। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, लेकिन जब अटैक करने की बात आएगी तो कार्बन ड्यूटीरियम बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन ऑक्सीजन ड्यूटीरियम, तो ये इस पर अटैक करेगा। तो यहाँ CD आ गया। अब क्या होगा, फिर से मान लो ये OD- रिएक्ट किया, तो OD- रिएक्ट जब करेगा तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये ड्यूटीरियम को निकालेगा या H को निकालेगा। तो मैंने आपको बताया है कि अगर कार्बन से मान लो कि 2 आइसोटोप ने बॉन्ड बनाए हुए हैं, हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम ने, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड वीकर होगा देन ड्यूटीरियम। तो OD- के लिए यहां से H निकालना आसान होगा कंपेयर टू ड्यूटीरियम। तो ये फिर से क्या करेगा, H को निकालेगा, माइनस बनाएगा, फिर D2 अटैक करेगा, तो यहाँ CD2H आ जाएगा, फिर ये H को निकालेगा। तो अल्टीमेटली ये रिएक्शंस होते होते आपके पास जितने भी ये अल्फा हाइड्रोजन्स थे वो चेंज हो चुके होंगे ड्यूटीरियम से, जिसको बोलते हैं ड्यूटीरियम इनकॉर्पोरेशन। और फिर उसका इनॉल फॉर्म ये होगा कि डी मूव कर गया ये, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में ये जो एसीटोन बना कीटोन फॉर्म, उसमें हर अल्फा हाइड्रोजन ड्यूटीरियम से रिप्लेस हो गया। ये इस बात का इंडिकेशन है कि रिएक्शन जो मैकेनिज्म सोच रहे हैं कि पहले बेस रिएक्ट करके C- बनाएगा, फिर वाटर अटैक करता है, ये इस मैकेनिज्म से कंसिस्टेंट है। ये बात इसी से एक्सप्लेन की जा सकती है। अगर आयोनाइज ही नहीं हो रहा होता ये अल्फा हाइड्रोजन, तो ये चीज बनती ही नहीं। तो ये वन ऑफ द एविडेंस है कि इसमें CS जो अल्फा हाइड्रोजन है वो H+ के फॉर्म में निकलता है। फर्दर देखो ये वाला कंपाउंड, कोई पूछे इस कंपाउंड में फाइनल आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या हो जाएगा, तो वही D2 ये बेस का काम करेगा, ऑर्गेनिक बेस, और ये D2 तो अल्टीमेटली जितने भी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन थे दे आर रिप्लेस्ड बाय ड्यूटीरियम। तो ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। इस केस में अब यहाँ पे उल्टी बात जैसी सोची कि भाई ये हो रहा है, तो यहाँ पे इस वाले कीटो फॉर्म में इस वाले कार्बन पे तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, और ये वाला कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन जरूर है पर वो ब्रिज हेड पे।
तो हमने बोला है कि ब्रिज हेड पे जो है वो इनोलाइज नहीं होता है। तो जब आपने इसे OH माइनस लिया या OD माइनस G2O लिया, तो आपने देखा कि जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो बिल्कुल ऐसा ही रह गया। नो ड्यूटीरियम इनकॉर्पोरेशन, कंपाउंड नो रिएक्शन ही नहीं हुई कोई, नो रिएक्शन इन फैक्ट एंड नो ड्यूटीरियम इनकॉर्पोरेशन, एक्सचेंज ही नहीं हो रहा। तो ये इस बात का सजेस्टिव है कि जहां पे वो जो हम मैकेनिज्म बोल रहे हैं कि ये माइनस बनेगा, फिर यहाँ डबल बॉन्ड बनता है ये वाला स्टेबलाइज होने के लिए, उसी कारण से ये बनता है। तो यहाँ ये बन नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ब्रिज हेड पे तो वो बनेगा नहीं डबल बॉन्ड। तो ये अगेन इस बात का सजेस्टिव है कि ये रिएक्शन इनोलाइजेशन में H+ निकलता है, ये चीज है। लेकिन ये बात याद रखो कि अगर रिंग साइज जैसे इसमें रिंग साइज 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। बड़ी वाली रिंग को देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन है या इधर हाइड्रोजन है, तो इसमें ऐसा चीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़े इतने 8 मेंबर की रिंग में डबल बॉन्ड बन सकता है, तो इसमें ड्यूटीरियम इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा। देन ये देखो एक और इंपॉर्टेंट बात, मतलब ये तो हम इसे अभी इस एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, लेकिन फाइनल में जब हम रिएक्शंस को पढ़ेंगे तो ये बेस्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे यहाँ देखो, मैं इसे अलग से समझाता हूँ बात। ये एक्चुअली ये चीज ही देखो, ये मैं जो हम पढ़ रहे हैं ये वाला बात ही है, इसको टॉपिक की तरह ही देख लो। रिएक्शन वाया इनोल्स एंड इनोलेट्स व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ, देखो ऐसा चीज है, ये बात समझो। मान लो मेरे पास एक ये कंपाउंड है जो कीटो फॉर्म है, ये अल्फा हाइड्रोजन है इधर, और ये मिथाइल ग्रुप है। तो ये अपना इसका एक पर्टिकुलर R फॉर्म, आप कैलकुलेट करोगे RS से, तो ये R फॉर्म है और प्योर है। अब आपने इसे OH माइनस और वाटर से रिएक्ट किया, H3O+ से, मतलब या तो OH माइनस से रिएक्ट किया बेस कैटेलाइज्ड, या एसिड, दोनों चलेंगे, एसिड कैटेलाइज्ड किया। तो आपने देखा फाइनली, मतलब पहले मैं फाइनल आउटकम की बात बता रहा हूं कि कंपाउंड में वापस यही हो गया। क्योंकि अगर इनॉल फॉर्म को बहुत ज्यादा स्टेबलाइज होने के लिए कोई कारण नहीं है, तो अल्टीमेटली हमें कीटो फॉर्म ही मेजर फॉर्म में मिलेगा। तो इस केस में ये ऐसा एग्जांपल नहीं है जिसमें इनॉल बहुत ज्यादा एक्सीड करे, तो फाइनल हमारा जो प्रोडक्ट है वो कीटो फॉर्म ही रहेगा। लेकिन इस पूरी रिएक्शन से ये मिला, मतलब हमारे पास आउटकम क्या हुआ कि मैंने अगर इस कंपाउंड को लिया, मैंने अगर इस कंपाउंड को लिया और इसको एक बेस में डाल दिया, तो आफ्टर सर्टेन टाइम मुझे इसका रेसेमिक मिक्सचर मिल जाएगा। मैंने स्टार्ट किया था R फॉर्म से, प्योर फॉर्म से, लेकिन मैंने इसमें अगर एसिड ऐड कर दिया या बेस ऐड कर दिया, एसिड और बेस दोनों कैटलाइज चलेंगे, तो आफ्टर सर्टेन टाइम मुझे फाइनल मिक्स जो कुछ देर बाद वो सॉल्यूशन में ये नजर आएगा कि शुरुआत में तो ऑप्टिकली एक्टिव था, बाद में ये मिक्सचर रेसेमाइज होकर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया।
तो बात ये है कि ये रेसमाइज कैसे हुआ। इसका रेसमाइज होना भी अगेन इस बात को इंडिकेट करेगा कि हम जो मैकेनिज्म बात कर रहे हैं इस इनोलाइजेशन की, उसको उसकी एविडेंस है। ये कैसे? तो सबसे पहले क्या होता है कि हम बोलते हैं इनॉल बनता है, तो ये H निकला, बेस ने निकाला, फिर वहां से वाटर आके ये पहले O- बन गया डबल बॉन्ड, और फिर वाटर आके H जुड़ गया तो इनॉल बन गया, यानी यहां पे डबल बॉन्ड आ गया। ये डबल बॉन्ड क्या सजेस्ट कर रहा है? अब यहाँ पे पहले ये कायरल था, पर अब डबल बॉन्ड तो कायरल नहीं होता है, तो ये मॉलिक्यूल ए कायरल है। इंटरमीडिएट जो इनॉल बना वो ए कायरल है। ये सेंटर जो कायरल सेंटर था वो एक कायल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब वापस जब अब इसमें क्या हुआ कि वापस जब आपका H अटैक किया, जैसे पहले ये बन गया आपका, लेकिन अब इसमें मान लो ऐसे ये O- है, इधर से बेस आ गया। अगर आपने बेस लिया, अगर आपके पास बेस है तो बेस वापस इस OH H+ को अटैक करेगा, O-, तो बेस यहाँ अटैक कर रहा है, ये इधर गया, तो जो ये आपका इधर ये जो स्पीसीज बन रही है इधर अटैक करने का, तो यहाँ क्योंकि ये sp2 कार्बन है, प्लेनर है, तो इधर से जो H अटैक करेगा वाटर से, उसके पास दोनों बराबर चांसेस हैं ऊपर से अटैक करने के और नीचे से अटैक करने के। तो जब वो इक्वली अटैक कर सकता है दोनों साइड से, तो 50% क्या होगा, ऊपर से अटैक करेगा, 50% नीचे से अटैक करेगा। तो एक 50% से तो इसका R फॉर्म बन जाएगा और दूसरे 50% से इस सेंटर पे S फॉर्म बन जाएगा। तो जो आप केवल R या केवल S से स्टार्ट किए थे, यू एंड अप विथ रेसेमाइज सॉल्यूशन ऑफ RS। तो इस तरीके से ये रेसेमाइजेशन जो हुआ, जैसे अब यहाँ पे देखो, ओरिजिनली यहाँ पे ये ऑप्टिकली एक्टिव था, RH, ये ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन था, अल्फा कार्बन। लेकिन जब आपने बेस या एसिड के संग रिएक्ट किया, प्योर एनंटियोमर था, तो आफ्टर सर्टेन टाइम फिर से ये कीटो फॉर्म भी बन गया। लेकिन देखो, पहले ये आपका बनेगा, इस तरह डबल बॉन्ड बन जाएगा, और अब वाटर, ये O- और वाटर जो H+ अटैक करेगा, वो दोनों साइड पे बराबर अटैक कर सकता है। H+ अटैक्स इक्वली फ्रॉम बोथ साइड ऑन दिस कार्बन, तो यहाँ वापस आपका रेसेमिक मिक्सचर बन जाएगा, जबकि आपने स्टार्ट प्योर एनंटियोमर से किया था। सिमिलरली ये अनदर एग्जांपल, ये तो यहाँ पे डिस्कस था ही, ये कायरल कार्बन है, लेकिन यहाँ पे फिर से ये बन जाएगा रेसेमेट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। अच्छा, ये वाला बताओ एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताओ, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो इसका स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? बताओ। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, और इवन ये भी, क्योंकि ये ब्रिज हेड, तो ये वाला ब्रिज हेड नहीं है, तो ये जितने भी अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, दे विल बी इनकॉर्पोरेटेड बाय ड्यूटेरियम।
तो उसका कीटो फॉर्म बन गया। ऑल्दो इस केस में क्योंकि ये बीटा डाई कीटोन है साइक्लिक, तो इसमें इसका इनॉल फॉर्म भी बनेगा, ये डी देता है। पर लेकिन OH से OD माइनस रिएक्ट नहीं करता है, OH इतना एसिडिक नहीं है, लेकिन ये बन जाएगा अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस बाय ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम इनकॉर्पोरेशन। ये IIT में आया हुआ है क्वेश्चन। The enol form of acetone after prolonged treatment with D2O, पहले तो D2O से prolonged treatment किया, तो एसीटोन जो है अगर इसे D2O से बहुत देर तक ट्रीट करते रहोगे तो इट विल बी alpha hydrogen will be replaced by incorporated by deuterium। पहले तो ये तो कीटो फॉर्म तो फाइनल प्रोडक्ट का ये बन गया, पर पूछा क्या है, द इनॉल फॉर्म ऑफ एसीटोन आफ्टर प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट विद D2O गिव्स। तो ये तो आपका बन गया, लेकिन अब इसका जो इनॉल फॉर्म है, मतलब इसका जो पर्टिकुलर इनॉल फॉर्म मिलेगा जो मिलेगा, तो ये क्या होगा, although equilibrium will be mainly shifted towards this, पर फाइनल प्रोडक्ट का इनॉल फॉर्म एसीटोन का, क्योंकि एसीटोन ही रहा लेकिन वो ड्यूटेरियम इनकॉर्पोरेटेड हो गया। इनॉल फॉर्म ऑफ एसीटोन, हम तो सोच रहे थे भाई यही मिल जाएगा जो था, लेकिन पहले तो ड्यूटेरियम से इनकॉर्पोरेशन हुआ और फिर उसका इनॉल फॉर्म कि डी मूव करके इस पे आ गया ये चीज। अब कुछ और सिस्टम्स जिसमें प्रोटोट्रॉपी मिलती है, मतलब जिसमें H एटम मूव कर सकता अदर देन कीटो इनॉल, प्रोटोमेरिज्म इन अदर सिस्टम मतलब अदर देन कीटो इनॉल। तो देखो कुछ केसेस, इतना इंपॉर्टेंट ये वाला पोर्शन नहीं है पर फिर भी ऐसा 3 4 5 केस देखते हैं। नाइट्रोसो ऑक्साइन R2CHNO, ये नाइट्रोसो ग्रुप है, और ये जो ग्रुप होता है R2C डबल बॉन्ड NOH, ये ऑक्साइन ग्रुप है। इसमें हुआ क्या, तो इसमें ये जो H है, H प्लस मूव करके इधर चला जाए और यहाँ डबल बॉन्ड, ये माइनस ये प्लस, तो डबल बॉन्ड NOH आ जाए, ऐसे सोचो। H इधर आ गया। ये सिस्टम कैसा हुआ, ट्रायड या डायड, 1 2 3, तो इट्स अ ट्रायड सिस्टम, 1 3 माइग्रेशन। ये ऑक्साइन कहलाता है, ये नाइट्रोसो ग्रुप कहलाता है। इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा है बताओ मुझे, इन दोनों कंपाउंड में?
ऑक्साइम में डबल बॉन्ड सिंगल लोन पेयर कॉन्जुगेशन है, नाइट्रोसो में कोई रेजोनेंस नहीं है, तो दिस इज मोस्ट ऑक्साइम इज इनफैक्ट एज अ रूल, ये मैं यहां लिखा है तो लिख नहीं रहा हूं, दिस इक्विलिब्रियम lies far to the right, and as a rule nitroso compounds are stable only when there is no alpha hydrogen. क्या बोल रहा है कि ये वाला जो कंपाउंड है नाइट्रोसो कंपाउंड, ये स्टेबल ही तब होगा जब ऐसा कोई हाइड्रोजन ना हो, तभी ये एग्जिस्ट कर सकता है। अगर अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो ये ऑक्साइम में कन्वर्ट हो ही जाएगा, प्रैक्टिकली नाइट्रोसो रहेगा ही नहीं। हाँ, अगर आपको नाइट्रोसो चाहिए तो ऐसा सिचुएशन हो, तीनों ही कार्बन हो, देन ओनली यू कैन से कि नाइट्रोसो कंपाउंड मेनली मिलेगा, अदरवाइज तो ऑक्साइम ही मिलेगा। सेकंड, नाइट्रो एसाइटोटोमेरिज्म। एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड, जैसे ये है नाइट्रो ग्रुप, ये नाइट्रो ग्रुप है, एलिफेट इट इज इन रेजोनेंस विद NO2 ग्रुप की जो रेजोनेंस है, ये अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन है इस पे, ये रेजोनेंस से ऐसा हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, पर अगर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे मूव करे तो ये हो जाएगा यहाँ पे दो सिंगल बॉन्ड हो गए, तो देयर इज नो रेजोनेंस, नो कॉन्जुगेशन। ना ये तो कॉन्जुगेशन ही रहा, ये वाला माइनस चार्ज को स्टेबलाइज होने का मौका नहीं मिल पा रहा इतना दोनों ऑक्सीजन पे, तो इसमें स्टेबल नाइट्रो फॉर्म में मेनली इट इज कॉल्ड SI फॉर्म, बट इट इज क्वाइट अनस्टेबल, और ये फिर भी प्रोटोट्रॉपी है, नाइट्रो SI टोटोमेरिज्म। देन फिर एक है इमाइन इनेमाइन टोटोमेरिज्म। इमाइन इनेमाइन टोटोमेरिज्म, इमाइन फॉर्म क्या होता है? C double bond NR, this group is called imine, और उसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इस पे अल्फा H, और इनेमाइन होता है, अच्छा इसमें अगर ये मूव कर जाए, ये इधर ये इधर, तो ये बन जाएगा
ऐसा, इट इज कॉल्ड डबल बॉन्ड इन, और ये एमाइन ग्रुप RNH, इसको बोलते हैं इनएमाइन। लेकिन क्या होता है कि C डबल बॉन्ड N इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन C डबल बॉन्ड C, तो दिस इज मोर स्टेबल। तो इक्विलिब्रियम जो है वो आपका enamines are only stable when there is no H on N। तो ये इमाइन, इनेमाइन, और एक होता है साइनाइड CN ग्रुप, इनिमाइन। जैसे अगर हमारे पास ये हो RH और यहां साइनाइड ग्रुप हो, दिस विल बी अगेन ट्रायड सिस्टम 1 2 3। अगर ये इधर चला जाए और ये H इधर आ जाए तो ये हो जाएगा RCR डबल बॉन्ड। तो ये क्या हुआ, इन डबल बॉन्ड गान, और डबल बॉन्ड NH है तो इमाइन, तो इसको बोलते हैं इनिमाइन। और ये साइनो था। अगेन इसमें डबल बॉन्ड तो एडजेसेंट हो गया तो काफी रिपल्शन हो गया, प्लस CN बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन C डबल बॉन्ड C, तो पाई बॉन्ड ये CN, तो इसमें अगेन साइनाइड जो होता है, इसीलिए हम कंपाउंड में साइनाइड का नाम बहुत सुनते हैं, पर इनिमाइन इतना नहीं सुनते, ये कम स्टेबल है। तो ये मोर साइनोफॉर्म। तो ये सब भी जो आपके हैं, ये टोटोमेरिज्म है वो जिसमें H मूव करता है, यानी प्रोटोट्रॉपी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोट्रॉपी इज कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म। अब एक एक क्वेश्चन करो। Write the structure of a proton tautomer of each of the following compound. Write the structure of a proton tautomer of each of the following compound. तो एक चीज देखो, पहले वाले का जो प्रोटॉन टॉटोमर है, एक एक हम करते हैं। सबसे पहला आपको ये दिया हुआ है, एक एक करके सोचते हैं। इसमें ये H है, अगर ये मूव करे, देखो ये O सिंगल डबल सिंगल, ये इधर जाए, ये इधर जाए, तो क्या होगा, ये माइनस ये प्लस, यहां डबल बॉन्ड बनेगा, यहां डबल बॉन्ड बनेगा, तो इसके अंदर NO हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर यहां डबल हो गया, और इधर जो आएगा उस पर CH2 पे एक H आ जाएगा, तो CH3, और ये कंपाउंड आपका ऐसा हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड O। CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड O, कॉन्जुगेशन भी है। तो ये इसका
प्रोटॉन टॉटोमर ये वाला H मूव करके चला गया। अच्छा, कोई कह सकता है कि ऐसा क्यों नहीं हो गया कि केवल यही मूव करके H यहाँ आ जाए। somebody may ask कि भाई ये डबल बॉन्ड ही रहा, पर यहाँ पे H आ गया और ये केवल ऐसा हो जाए NO। तब इसका कारण क्या है कि ये सिस्टम इससे कम स्टेबल है, क्योंकि इसके अंदर कॉन्जुगेशन है, इसके अंदर कॉन्जुगेशन नहीं है। तो आपका ये H मूव करके पूरा यहां तक आया, यहाँ डबल बना, यहाँ बना, यहाँ पे H आ गया। ये शिफ्ट कैसा हुआ? 1 2 3 4 5, इट्स अ 1-5 शिफ्ट, 1-5 माइग्रेशन। अब जैसे अगला देखते हैं, मैं अगला यहाँ लिखता हूँ, अगले पेज पे लिखता हूँ। अगला वाला हमें दिया हुआ है ये। तो यहाँ क्या होगा, ये वाला H मूव करेगा और वो मूव कर ही नहीं सकता। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी ये चीज। ये दूसरा प्रोटॉन टॉटोमर हो गया इसका। देन ये आपका सेकंड हो गया। फिर अगला आपको ये दिया है, इस वाले को। तो ये आपका इनॉल फॉर्म दिया हुआ है। तो इनॉल फॉर्म ये दिया है। तो जो अब यहाँ पे अगर ये H+ मूव करे, माइनस बना, ये इधर गया, पर ये यहीं बीच में आ गया तो कॉन्जुगेशन रुक जाएगा। ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, और H अल्टीमेटली यहाँ आ गया। तब ये क्या बनेगा, O डबल बॉन्ड, यहाँ CH2 हो जाएगा, इधर H आ जाएगा, और इधर CO थाई, ये ऐसा, और ये यहां से यहां तक कॉन्जुगेटेड भी। ये शिफ्ट कैसा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 1-7 माइग्रेशन। शिफ्ट, ये 1-7 शिफ्ट हो गई। एक और बताता हूँ, बाकी 3-4 जो है वो होमवर्क करना, ट्राई करना। एक और हम डिस्कस करते हैं। OH NO। तो देखो यहाँ पे अगर ये H इधर जाए, ये इधर जाए, ये इधर जाए, और ये इधर आए, तो H इधर आ जाएगा। मतलब एक्चुअली क्या होगा, कोई बेस H को लेगा
और वाटर से H इधर दूसरे से आ जाएगा, जो नहीं कि यही वाला वहां मूव करे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ OH हो जाएगा। शिफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 1 7, पर मेन इक्विलिब्रियम यहाँ पे इस तरफ होगा क्योंकि ये एरोमेटिक है। 1 7 शिफ्ट, तो ये चीज 1 7 शिफ्ट। अब इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं E F G H I J K, ये करना, इसके सॉल्यूशन तो यहाँ पे संग में भेज दूंगा मैं, पर ये ट्राई करना, एक बार देखना फिर उसको प्रैक्टिस के लिए। तो ये आपके प्रोटॉन टॉटोमर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द कीटो इनॉल। उसमें यूजुअली कीटो ज्यादा होता है, पर इनॉल किन केसेस फेवर कर सकता है, इनोलाइज H कौन कौन से होते हैं, एंड देन इनोलाइजेशन में आयोनाइजेशन होता है, इसके एविडेंसेस और उस एविडेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हमने कुछ चीजें देखी। तो ये आपके टॉटोमेरिज्म के चीजें हैं सब, ठीक है। हम लोग टॉटोमेरिज्म यही है, इससे ज्यादा है नहीं। ज्यादा क्वेश्चंस टॉटोमेरिज्म पे नहीं आते हैं। टॉटोमेरिज्म पे यूजुअली टॉटोमर क्या होगा, टॉटोमराइज होगा नहीं होगा, और बाकी जब आगे हमने वो रेसिमाइजेशन वाला पढ़ा, तो जब हम आगे क्वेश्चंस जब पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में रिएक्शंस, तो वहां पे भी वो एस्पेक्ट आएगा एक बार कि बेस में क्यों ये रेसिमाइज हो गया, प्योर फॉर्म से क्यों रेसमिक बन गया, गिव द रीजन फॉर दैट, हाउ दैट हैपेंड। ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव ही रहना पड़ेगा, पर ऑप्टिकल एक्टिविटी कैन लीड टू ऑप्टिकल इनएक्टिविटी। मैंने तो पहले एक रूल बताया था कि ऑप्टिकल इनएक्टिविटी मस्ट लीड टू ऑप्टिकल इनएक्टिविटी इन ऑर्गेनिक, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी कैन लीड टू एनीथिंग। ऑप्टिकल एक्टिव भी रह सकता है, रेसेमाइज हो सकता है, कम ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए, मतलब D और L दोनों बन जाए पर बराबर ना बन पाए, वो कुछ भी डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस जा सकता है, ठीक है।